गरीब और अमीर माँ की ममता। लेबर वार्ड के बाहर खड़े चंदर के पास अंदर वार्ड में से एक नर्स बच्चा लेकर आती है। आप में से चंदर कौन है? तभी फटा पुराना कुर्ता पैजामा पहने हुए गरीब चंदर आगे आकर हिचकिचाते हुए कहता है, जी मैं ही चंदर हूँ। ये लीजिए आपका बच्चा। अपने बच्चे को गोद में लेकर गरीब चंदर की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। तभी काव्या डॉक्टर से झगड़कर बाहर आ जाती है। रुक जाइए मैडम। आनंद, ये कैसे हॉस्पिटल में लेकर आए हो तुम? मुझे ना कोई फैसिलिटी है और ना अच्छी सर्विस। वैसे भी ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल गरीबों के लिए बने, हमारे जैसे अमीरों के लिए नहीं। आई वॉन्ट टू गो माई होम राइट नाउ। इसके बाद आनंद अपनी पत्नी काव्या और अपने बच्चे को लेकर घर चला आता है। ये कहानी है एक अमीर और गरीब माँ की, जिनकी दोनों की ही डिलीवरी एक ही अस्पताल में होती है। जहाँ एक माँ गरीब मजदूर की पत्नी होती है, वहीं एक माँ बिजनेसमैन की पत्नी होती है। उन दोनों के ही घर में बच्चों की नई किलकारियां गूंज रही थी। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। रूपा, आज भगवान ने मुझे गरीब के घर में बरसों बाद खुशी भेजी है। अजी आपने बिल्कुल ठीक कहा। और वैसे भी एक औरत की जिंदगी माँ बनने के बाद ही तो पूरी होती है। जमाने की सारी खुशी एक तरफ और माँ बनने की खुशी एक तरफ। अपने बच्चे के आ जाने के बाद रूपा बहुत खुश थी। रूपा, मैं काम पर जा रहा हूँ, मुन्ना को यहाँ सुला दूँ? नहीं नहीं, लाइए मेरे बच्चे को मेरी गोदी में दे दीजिए। आजा मेरा राजा बेटा, माँ के पास आजा। रूपा अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर ही खाना बनाने लगती है। तभी मिट्टी के चूल्हे से उठते भपके से बच्चा रोने लगता है। ले क्या हो गया मेरे राजा बेटा को? क्यों रो रहा है? लगता है इसे चूल्हे का धुआं लग रहा है। अपने बच्चे को ऐसे बिलखता देखकर वो गरीब माँ चूल्हा बुझा देती है और उसे दूध पिलाते हुए लोरी गाकर सुनाने लगती है। सुन सुन नन्हे लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। सुन सुन नन्हे लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। तारारीरी तारारारी रारारारम, तारारारी रारारारम। जहां एक तरफ वो गरीब माँ अपने बच्चे पर खुशियों से भरकर अपनी ममता लुटा रही थी, वहीं अमीर घर में पैदा होकर भी काव्या का बच्चा अपनी माँ के दूध के लिए बिलख रहा था। हाँ मीता, कल की किटी पार्टी का प्लान पक्का है, मैं आ जाऊंगी। काव्या, कैसी माँ हो तुम? यहाँ तुम फोन पर बातें कर रही हो और वहाँ हमारा बच्चा भूख से कब से रोए जा रहा है। तो इसमें मैं क्या करूँ आनंद? काव्या, तुम माँ हो उसकी, उसे दूध पिला दो। नो वे आनंद, मैं इसे अपना दूध पिलाकर अपना फिगर खराब नहीं करना चाहती। काव्या, ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। अपने बच्चे की भूख से ज्यादा अपने फिगर की चिंता है। इसका मतलब तुम्हें मेरे बच्चे से प्यार ही नहीं है। ओह प्लीज आनंद, अब बस करो। शांता, शांता। जी मैम साहब, बच्चे को ले जाओ और इसे मिल्क बनाकर पिला दो। आनंद के लाख समझाने के बाद भी काव्या अपने बच्चे को बाई के हाथों में छोड़कर अपनी किटी पार्टियों में लगी रहती, जिसके चलते आनंद ज्यादातर वक्त अपने बच्चे के पास रहता। मगर एक पिता माँ तो नहीं बन सकता। काव्या अपने बिजी लाइफ के चलते कोई भी इंजेक्शन सही समय से नहीं लगवाती और ना ही उसे अपना दूध पिलाती। चुप हो जा मेरे लाल। मैं जानता हूँ कि चाहे तुझे कितना भी प्यार क्यों न कर लूं, मगर एक माँ की ममता तुझे नहीं दे सकता। काव्या, तुम्हें यही लगता है ना कि हमारा बच्चा ऐशो आराम में पल रहा है? मगर काश कि तुम ये समझ पाती कि इस मासूम की दुनिया तुम्हारी ममता भरी आंचल में सिमटी हुई है। एक तरफ जहां उस अमीर माँ का बच्चा बिना माँ की ममता के पल रहा था, वहीं रूपा और चंदर गरीबी में भी अपने बच्चे पर जान लुटाते रहते हैं। अरे रूपा, ये देख, मैं मुन्ना के लिए नहाने का टब लाया हूँ, और पाउडर, काजल भी, और मालिश का तेल भी। अजी पाउडर तो ठीक है, मगर ये बाजार का काजल बच्चे की आंख के लिए ठीक नहीं। और वैसे भी मैंने अपने मुन्ने के लिए अपने हाथों से काजल बनाया है और मालिश का तेल भी। रूपा, जब से बच्चा हुआ है तेरा शरीर गलता जा रहा है। मेरी मान, तो तू अब बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दे। अजी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा बच्चा भी 3 महीने का है।
मैं ठीक हूँ, मगर मेरा बच्चा अपनी माँ का ही दूध पिएगा। ये कहते कहते वो गरीब माँ आंसू भरी आंखों से देखते हुए अपने बच्चे के सर पर ममता भरा हाथ फेरते हुए उसे सीने से लगा लेती है और अपनी एक साड़ी से अपने घर में ही अपने बच्चे के लिए एक झूला बांधकर उस पर उसे झुलाती है। घंटों लोरी गाकर उसे सुलाती है। वहीं दूसरी तरफ अपने बच्चे के रोने से चिढ़कर एक रात काव्या कहती है, इसे भी ना चैन नहीं है, जब देखो भैं भैं करना शुरू कर देता है। आनंद चुप कराओ इसे, ये रो रो कर मुझे इरिटेट कर रहा है। आनंद नींद से उठकर अपने बच्चे को गोद में उठा लेता है। वहीं अगले दिन काव्या अपने बच्चे के लिए अलग रूम बनवाती है। काव्या, ये सब क्या है? आनंद, आ गए तुम? बताओ, हाउस इट? ये रूम मैं हमारे बच्चे के लिए रेडी करवा रही हूँ। आज से हमारा बेबी इसी रूम में सोएगा, शांता के साथ। काव्या, ये कैसी बात कर रही हो तुम? हमारा बच्चा तुम्हारे होते हुए यहाँ अकेला सोएगा? देखो आनंद, उस बच्चे की माँ मैं हूँ, इसलिए मैं डिसाइड करूंगी कि उस बच्चे का क्या करना है क्या नहीं। मैं रोज रोज उसकी भय टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। वो यहीं सोएगा। वैसे भी हम अमीरों के घर में बच्चों का पर्सनल रूम ही होता है और हस्बैंड वाइफ का अलग। इस तरह से अमीरी के घमंड में काव्या अपना दुधमुहे बच्चे को अपने आप से बिल्कुल अलग कर देती है। मगर एक रात उसका बच्चा बेड से नीचे गिर जाता है और दर्द में जोर जोर से रोने लगता है। ये तो मेरे बच्चे की रोने की आवाज है। आनंद भागकर कमरे में आता है जहां बच्चा जमीन पर गिरकर रो रहा होता है और उसके सर पर चोट भी लगी होती है। आनंद रोते हुए उसे गोद में उठाकर अस्पताल आता है जहां डॉक्टर बच्चे का इलाज करते हैं। तभी रूपा अपने बच्चे को गोद में लिए वहां आती है। आले ले ले, चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा, रोते नहीं। अरे भाई साहब, आप यहाँ? आपकी बीवी की डिलीवरी मेरे साथ ही हुई थी। अब कैसे हैं आपकी बीवी और बच्चे? रूपा के पूछने पर आनंद के अंदर का भरा दर्द आंसू बनकर बाहर आ जाता है। मेरा बच्चा बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाभी। मेरी पत्नी ने उसे जन्म तो दे दिया, मगर उसकी माँ नहीं बन पाई। माँ के होते हुए भी मेरा बच्चा रोज दूध के लिए तड़पता है, उसकी ममता के लिए तरसता है। इतने में डॉक्टर बच्चे को लेकर आते हैं। मिस्टर आनंद, मैंने कहा था ना आपसे कि 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना होगा। आप लोग इस बच्चे को ऊपर का दूध पिला रहे हैं। इस तरह इस बच्चे का विकास नहीं होगा। इसकी जिंदगी आपकी पत्नी के हाथ में है। डॉक्टर बच्चा आनंद की गोद में देता है। तभी बच्चे को भूख से रोता हुआ देखकर रूपा से रहा नहीं जाता। लगता है इसको भूख लगी है। लाइए भाई साहब, मैं इसे अपना दूध पिला देती हूँ। रूपा बच्चे को अपना दूध पिलाते हुए ममता भरा हाथ उस मासूम के सर पर फेरती है। तभी बच्चा खुशी से उछल पड़ता है। इतने में काव्या वहां आ जाती है। आनंद, कहाँ है मेरा बच्चा? रूपा जी के पास है। अभी वो ठीक है। वो तो इन्होंने हमारे बच्चे को अपना दूध पिलाया। ये सुनकर घमंडी काव्या चिढ़कर उस गरीब माँ की बेइज्जती करते हुए कहती है, क्या तुमने मेरे बच्चे को इस गरीब का दूध पिलाया? हाउ डेयर यू आनंद! क्या इस अस्पताल में दूध नहीं मिल रहा था तुम्हें, जो तुमने मेरे बच्चे को इस गरीब का गंदा दूध पिलाया? इतना सब सुनकर आनंद के सब्र का बांध टूट जाता है और वो खींचकर काव्या को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। बस काव्या, बस, बहुत हो गया। अरे जिन्हें तुम गरीब कह रही हो ना, उन्होंने तुम्हारे बच्चे को अपने सीने से लगाकर माँ की ममता लुटाई है उस पर। और माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। ना तो वो गरीब होती है, ना वो अमीर होती है। वो बस एक बच्चे के लिए अनमोल होती है। बहन, आप बहुत अमीर होंगी, बहुत पैसे वाली भी, मगर सच कहूँ तो मैंने आपसे गरीब माँ इस दुनिया में नहीं देखी, जो अपने बच्चे को अपना दूध तक ना पिला सकी। मैं भी माँ हूँ और माँ की ममता बच्चे के लिए बेशकीमती होती है। ये सब सुनकर काव्या का सर शर्म से झुक जाता है और वो अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसे चूमती हुई कहती है, मुझे माफ कर दे मेरे लाल, मैंने तुझे जन्म तो दिया मगर अपनी ममता नहीं दे पाई। शुक्रिया रूपा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। उस दिन के बाद से काव्या सही मायने में अपने बच्चे की माँ बनती है और अब उसे अपना दूध भी पिलाती है। एक गरीब के घर में पैदा हुआ बच्चे के पास महंगे खिलौने और झूले नहीं होते, मगर उसकी गरीब माँ की लुटाई गई ममता ही उस बच्चे के लिए बेशकीमती होती है। अरे बेटा, चलो मजदूरी पर जाने का समय हो गया है। हाँ पिताजी, चलो चलते हैं। कैलाश और अर्जुन दोनों मजदूरी करने के लिए निकल जाते हैं और वो मजदूरी करने गांव से एक कंपनी पहुंच जाते हैं जहां वो मजदूरी करके पैसा कमाया करते थे। वहीं शाम को कंपनी से छुट्टी होने के बाद वो दोनों मिलकर अपने खेतों पर सब्जियों की खेती बाड़ी करने पहुंच जाया करते थे।
मुझे तो बीज कम लग रहे हैं, लगता है और बीज लगाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं पिताजी, अब की बार जो पैसे मिलेंगे किसी तरह उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे बचाकर हम और बीज ले आएंगे। वो लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। अर्जुन को अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी माँ और अपने एक भाई जो अभी भी पढ़ाई कर रहा था उसके बारे में भी बहुत ज्यादा सोचना पड़ता था। वहीं कैलाश भी बूढ़ा हो चुका था, लेकिन घर की जिम्मेदारियों से वो घिरा पड़ा था। इसी बीच कैलाश का छोटा बेटा माधव अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है, जिसके चलते उसे शहर में नौकरी मिल जाती है। पिताजी बहुत अच्छी खुशखबरी है, आओ यहाँ बैठो, भैया आप भी बैठो। तभी उन दोनों की एक छोटी बहन प्रिया कहती है, क्या हुआ? ऐसी कौन सी खुशखबरी की बात है जो आपसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा? देरी मत करो भैया, जल्दी से बता दो, मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ। खुशखबरी की बात यह है कि मुझे शहर में नौकरी मिल गई है और अब मैं शहर में जाकर नौकरी करूंगा। धीरे धीरे हमारी सारी परेशानियां कम होने लगेगी। माधव की बात सुनते ही घर के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी उसकी भाभी आकांक्षा उसके पास आकर कहती है, देवर जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। इस खुशखबरी का तो हम लोग कब से इंतजार कर रहे थे। चलो, कम से कम कोई तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। अब तुम्हारे ऊपर ही पूरे घर की जिम्मेदारियां हैं। भाभी जी आप चिंता मत करो, देखना बहुत जल्द हमारी सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। फिर हम लोग खुशी खुशी रहेंगे। अरे भाई, पहले तुझे खुशी खुशी कल शहर के लिए विदा तो कर दूं। चल मेरे गले लग जा, तूने बहुत अच्छा काम किया है। अर्जुन अपने भाई माधव को गले से लगा लेता है। इतनी गरीबी और परेशानियों में भी वो लोग एक साथ खुशी से रहते हैं। अगले दिन सुबह माधव शहर के लिए निकल जाता है, तो वहीं अब अर्जुन और कैलाश दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियों के बोझ को संभालते रहते हैं। वहीं माधव शहर में जाने के बाद अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेता है, जहाँ उसे अपनी ही मालिक की बेटी से प्यार भी हो जाता है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तब से मुझे कोई और दिखाई ही नहीं देता। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ माधव। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। तुम्हारे माता पिता मुझसे तुम्हारी शादी कभी नहीं करवाएंगे। किसने कहा कि मेरे मॉम डैड मेरी शादी तुमसे नहीं करवाएंगे? अरे तुम हमारी कंपनी के सबसे होनहार लड़के हो और ये वाली बात डैड बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब बताया था। वो हमारी शादी करवा देंगे, उन्होंने खुद अपने मुंह से ये बात कही है। ये सुनकर माधव बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद वो चिंकी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही दिनों में शहर में ही माधव चिंकी से शादी करके रहने लगता है। एक दिन अचानक से उसे अपनी माँ, अपने भाई, अपने पिता का ख्याल आता है। आज तो माँ, पिताजी, भैया, भाभी की बहुत ज्यादा याद आ रही है। काफी टाइम हो गया है, जब से शहर आया हूँ उनसे मिला ही नहीं। एक काम करता हूँ, आज उनसे मिलने ही चला जाता हूँ। माधव अपनी पत्नी चिंकी के साथ अपने गाँव पहुंच जाता है। वो जैसे ही अपने घर जाता है तो उसके माता पिता, उसकी बहन, उसके भैया भाभी ने सब्जियों के कपड़े बनाकर पहने होते हैं और घर की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है। ये देखकर माधव अचंभित रह जाता है, जिसके चलते वो अपनी माँ और अपनी बहन से पूछता है, ये सब क्या चल रहा है? इतनी परेशानी? और पिताजी की तबीयत कब खराब हुई? भैया को देखा उनका एक्सीडेंट हुआ है। ये सब कब हुआ? मुझे तो कानो कान खबर नहीं मिला। बताओ माँ, ये सब कैसे हुआ? बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं, तू तो जानता ही है ना, तेरे बाबूजी और तेरे भैया एक कंपनी में काम करते थे, लेकिन उस कंपनी में काम करने के दौरान तेरे भैया के ऊपर एक मशीन गिर गई, जिससे उनकी ये हालत हो गई। और उसके बाद से तेरे पिता की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होने लगी। हमने तुझे बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन तुझसे बात ही नहीं हो पाई और तूने भी शहर जाकर मुड़कर तक नहीं देखा। आपके जाने से पहले मैंने पड़ोस की काकी से सिलाई सीखी थी और वो सिलाई अब मेरे काम आई। हमारे पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं बचे थे। धीरे धीरे हमें घर की चीज बेचकर गुजारा करना पड़ा और इसी के चलते अब हम लोग खेतों में जो सब्जियां होती है उसी के कपड़े बनाकर पहन लेते हैं और बची कुची सब्जियों को हम बेच देते हैं। अपने घर की ये हालत देखकर माधव को बहुत ज्यादा अफसोस होता है और वहीं उसकी पत्नी चिंकी उसके ससुराल वालों को देखकर अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये मैं किस कंजर खाने में आ गई। इन लोगों को तो रहने का कोई सलीका ही नहीं। ऐसा लग रहा है किसी जंगल के मोगली परिवार से मिल रही हूँ। देखो तो सही, कैसे सब्जियों को सील कर उन्होंने पहना हुआ है। चिंकी मन ही मन माधव के ससुराल वालों का मजाक उड़ा रही होती है कि तभी माधव बोल पड़ता है, माँ, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारियों से जरूर भागता था, लेकिन अब अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। अरे बेटा, तू पहले ही एक बार हमें छोड़कर चला गया था और तूने पलट कर देखा भी नहीं।
अब मैं तुझ पर कैसे भरोसा करूं? मेरी पत्नी आपके पास ही रहेगी माँ। आपको भरोसा करना ही होगा अपने बेटे पर। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा माँ। चिंकी, तुम मेरी माँ और मेरे परिवार के साथ रहो। चिंकी इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो इस गरीब परिवार के साथ रहे। वही माधव चिंकी को छोड़कर वापस शहर लौट आता है और आकर दिन रात नौकरी करता है और काफी सारे पैसे कमाने में लग जाता है। वहीं चिंकी माधव के ससुराल वालों का जीना हराम कर देती है। वो अपनी सास और ननद को ताने देती रहती थी, तो कभी अपने जेठ को उल्टा सीधा बोल देती थी, कभी अपनी जेठानी आकांक्षा के साथ रात को सोने से पहले ही बिस्तर पर पानी बिखेर देती थी। मेरा पति इन लोगों की वजह से मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन इन्हें क्या लगता है कि मैं इनकी खातिरदारी करूंगी? मैं इनका जीना दुश्वार कर दूंगी। चिंकी किसी की नहीं सुनती थी। वहीं एक दिन चिंकी घर से बाहर जा रही होती है, वो भी छोटे कपड़े पहनकर, जिसे देखकर उसकी सास सुष्मिता उससे कहती है, बहू देखो, हमारा गांव अच्छा नहीं है। यहाँ के लोग बहुत बेकार हैं। अगर तुम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकलोगी तो लोग तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा कहेंगे। मेरी बात मानो, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। ऐसे कपड़े पहनकर बाहर मत जाओ। मतलब अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या पहनना चाहिए क्या नहीं? मेरा जो मन करेगा मैं वही पहनूंगी। अपनी फालतू की बकवास अपने पास रखो। चिंकी ऐसा कहकर शाम ढले घर से बाहर निकल जाती है। कुछ दूरी पर चलने के बाद कुछ गांव के बिगड़े हुए लड़के उसे छेड़ने लगते हैं। ओहो, क्या माल जा रही है, देखो तो जरा। आई चिकनी चमेली, चिपके अकेली, पौआ चढ़ाकर आई। आय हाय 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 हाय, क्या माल है। जाहिल गवार हो, तुम्हारे घर के अंदर माँ बेटी नहीं है क्या, जो एक लड़की को छेड़ रहे हो? माँ है, बहन है, बस तेरी ही तो कमी है। तू आजा, वो भी पूरा हो जाएगा। आजा ना। ये सुनते ही चिंकी उनके मुंह पर एक तमाचा मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन कालिया और रमेश उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो उसे खंडहर की तरफ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर सुष्मिता एक लाठी लेकर आती है और दोनों को बहुत मारती है और अपनी बहू को बचाकर वापस घर ले आती है। इसी के चलते चिंकी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सभी से माफी मांगती है। सब्जियों के कपड़े पहनकर तुम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे ताकि कोई तुम्हारी बेइज्जती ना करे, लेकिन मुझे बचाने के लिए आप इतनी दूर तक चली आई। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। अब से आपका बेटा ही नहीं बल्कि आपकी बहू भी काम करेगी और घर की परेशानियों को दूर करेगी। सुष्मिता और घर के बाकी सभी लोग चिंकी को माफ कर देते हैं, जिसके बाद चिंकी अपने अमीर दोस्तों से मिलकर अपने ससुराल वालों की सब्जी के काम को और आगे बढ़ाने के लिए सब्जियां शहर भेजना शुरू कर देती है, जिससे उनकी कमाई में 4 गुना बढ़ोतरी हो जाती है और देखते ही देखते वो अच्छा खासा कमाने लगते हैं। उनके घर की सभी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती है। माधव भी अब शहर छोड़कर अपनी पत्नी के साथ सब्जियों के बिजनेस को संभालने गांव आ जाता है। दोनों पति पत्नी मिलकर अब सब कुछ ठीक कर देते हैं और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।